नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है भारत। इस चर्चा के अंतर्गत हम लोग जिन प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेंगे वे है प्रकाशन जगत यानी पब्लिकेशन इंडस्ट्री क्या है, प्रकाशन उद्योग क्या है, प्रकाशन का संक्षिप्त इतिहास भारत के संदर्भ में हम बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में प्रकाशन की वर्तमान स्थिति क्या है, उसका एक बृहद और संक्षिप्त रूप क्या है, भारतीय प्रकाशन जगत में सरकारी एजेंसियां किस तरह से कार्य कर रही हैं, भारतीय प्रकाशन उद्योग में निजी क्षेत्र किस तरह से सक्रिय हैं और इसमें पुस्तक का प्रकाशन कैसे होता है, समाचार पत्रों का प्रकाशन कैसे होता है और प्रकाशन में अनुवाद की क्या भूमिका है। इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। पहला प्रमुख बिंदु है प्रकाशन जगत यानी पब्लिकेशन इंडस्ट्री या प्रकाशन उद्योग जिसे हम कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है और वो भारत में किस रूप में आता है। तो इसका संक्षिप्त परिचय हम इस तरह से देना चाहेंगे कि भारत में प्रकाशन उद्योग विश्व के 7 प्रमुख देशों में शामिल है। यानी अगर पब्लिकेशन इंडस्ट्री की बात करें और उसका एक स्वरूप निर्धारित करने की कोशिश करें तो भारत उसमें 7वें स्थान पर है। किस दृष्टि से 7वें स्थान पर है? संघ पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्रियों का या जो प्रकाशित सामग्री है उसकी संख्या के आधार पर, और उससे भी ज़्यादा बड़ा मानक है कि व्यापार कितने रुपए का होता है, कितना कुल मिला के उसमें व्यापार चल रहा है, बिजनेस कितने का है, उसके आधार पर, इस मानक के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि पब्लिकेशन इंडस्ट्री भारत में 7th पोजीशन पर है और ये भारत की जो स्थिति है प्रकाशन के क्षेत्र में वो बहुत अच्छी है और बहुत उपयुक्त मानी जा सकती है। कुल व्यापार 10,000 करोड़ रुपए का होता है भारत में प्रकाशन को लेकर के, यानी जो भी प्रकाशन किया जाता है, अब तो उसमें डिजिटल पब्लिकेशंस को भी अगर शामिल कर लें तो एक दायरा और व्यापक हो जाता है। लेकिन जो प्रकाशन है प्रिंट मीडिया, उसके आधार पर अगर हम कहें प्रिंट पब्लिकेशन, तो ये मोटे तौर पर 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं, व्यापार इतने का होता है। अगर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन विश्व में 3रे स्थान पर भारत में होता है। यानी जो भी सामग्री अंग्रेजी में छपती है अगर दुनिया में देखी जाए तो सबसे पहले अमेरिका में, उसके बाद इंग्लैंड में अंग्रेजी में पुस्तकें यानी सामग्री प्रकाशित होती है, उसके बाद भारत में होती है। जबकि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी भाषी लोगों की संख्या कम है, लेकिन पब्लिकेशन में ये अमेरिका और इंग्लैंड के बाद सबसे ज़्यादा पुस्तकें यानी पाठ्य सामग्री या जो भी प्रकाशित सामग्री होती है अंग्रेजी भाषा में, वो भारत उसमें 3रे स्थान पर है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी अंग्रेजी पुस्तकों का, अंग्रेजी कृतियों का, अंग्रेजी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी भारत में कम संख्या में नहीं होता है। एसोसिएशन ऑफ पब्लिकेशन इन इंडिया 2008 में ये बना हुआ था और विश्व में इस तरह के पब्लिकेशन की बात की जाती है तो उसने जो एक सर्वेक्षण किया उसके अनुसार पुस्तक प्रकाशन का विशेष योगदान भारत के संदर्भ में है, क्योंकि लगभग जितना भी प्रकाशन होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी आधे से ज़्यादा हिस्सा पुस्तकों के प्रकाशन में होता है। और यह इस दृष्टि से देखा जाता है कि भारत में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 करोड़ के आसपास है
और उच्च शिक्षा संस्थान के जो विद्यार्थी यानी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ने वाले या उच्च शिक्षा के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी शोधार्थियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। तो ये अगर देखा जाए तो लगभग 30 करोड़ 28.5 करोड़ रुपये विद्यार्थी स्पष्ट रूप से, और अगर उसमें शिक्षकों को भी शामिल कर लें अन्य, तो ये संख्या 30 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तो इसलिए पुस्तक व्यापार के साथ, पुस्तकों के साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या 30 करोड़ तो प्रत्यक्ष रूप से है, और ये संख्या और बढ़ सकती है। तो यानी पुस्तक व्यापार बहुत फल फूल रहा है, और भारत में प्रकाशन जगत अपने जो लेन देन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा है और बहुत व्यापक है, और अन्य दृष्टियों से भी बहुत व्यापक है। कुल मिला के 10,000 करोड़ रुपए का व्यापार इसमें चल रहा है, और इसमें कुल मिला के और 10,000 करोड़ का व्यापार चलता है, और इसमें कुल मिला के 28.5 करोड़ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अगर इसमें शिक्षकों की संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो जैसा मैंने बताया ये संख्या 30 करोड़ के पार पहुंच सकती है। भारत में प्रकाशन के इतिहास की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित हुआ था वो 1556 में हुआ था। पुर्तगाली ज्यूसिस्ट ने गोवा में इसे स्थापित किया था। यानी आप कह सकते हैं कि पुर्तगीज भी आए भारत में, और जो फ्रेंच भी आए, पुर्तगाली भी आए, फ्रांसीसी भी आए और अंग्रेज भी आए, और उन लोगों ने व्यापार किया और आखिर में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, उन्हीं का प्रभुत्व बना रहा। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगीज जो जिस्यूस नाम के पुर्तगीज ने गोवा में एस्टेब्लिश किया था। अगर भारत में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र क्या है उसकी बात करें तो कानपुर के रहने वाले युगल किशोर शुक्ला जो पश्चिम बंगाल में बस गए थे, कलकत्ता में रहते थे, तो वो अपने कारोबार के लिए वहाँ गए थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं हिंदी में समाचार पत्र छपना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से थोड़ी दूर पर स्थित श्री रामपुर एक स्थान है, वहाँ 30 मई 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र छपा जिसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड नाम का पहला समाचार पत्र छपा 30 मई 1826 को, और प्रकाशन स्थल श्री रामपुर ये कोलकाता से कुछ दूर पर स्थित है। और प्रकाशन करने वाले जो इसके पहले संपादक थे वे थे पंडित युगल किशोर शुक्ला जी, जो मूलतः कानपुर के रहने वाले थे, और उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और हिंदी का पहला समाचार पत्र छपा, और इस समाचार पत्र का नाम उदंत मार्तंड। भारत में प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। कलकत्ता को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि कलकत्ता में क्यों? उसका मुख्य कारण ये है कि कलकत्ता उस समय भारत की जो स्थिति थी वो अंग्रेजी शासनकाल में, भारत में जब अंग्रेजों ने अपनी पैठ जमानी शुरू की तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और वो कोलकाता में ही, जिसे कोलकाता कहते हैं वो पहले कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता, वहाँ ही स्थापित हुई थी। तो एक उसके जो पहले समाचार पत्र के प्रकाशक थे वे थे हिकी। ये हिकीज बंगाल गजट, और उन्होंने उसका नाम दिया अखबार का बंगाल गजट, और ये प्रकाशित हुआ 1779 में। ये वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये साप्ताहिक रूप से छपता था, हफ्ते में एक बार प्रकाशन होता था इसका, और ये समाचार पत्र था। और ये अंग्रेजी में छपने वाला भारत का पहला समाचार पत्र है, बंगाल गजट 1779।
अब यहाँ से शुरुआत होती है, अंग्रेजी में प्रकाशन की गति तीव्र होती है। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र पहले आया सामने 1779 में, जबकि हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र बाद में आया। वो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, उदंत मार्तंड। भारत में प्रकाशन की स्थिति की बात करें तो पाठ्य पुस्तकें छपती हैं, धार्मिक पुस्तकें छपती हैं, सरकारी आदेश छपते हैं, अधिनियम यानी एक्ट छपते हैं, गजेटियर छपता है, और गजेट यानी जो सरकारी आदेश गजेट के रूप में होते हैं तो वो पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, और जब कोई अंतिम रूप दे दिया जाता है तो गजेट के रूप में प्रकाशित हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखें तो मनोरंजन से जुड़ी हुई, फिल्म से जुड़ी हुई पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन सामग्री, प्रदर्शनकारी कलाएं यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स, ललित कला और संगीत। इसके अलावा फिर हम देखें संगीत उससे जुड़ी हुई है, पेंटिंग है। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, जैसे उसमें ललित कला है, नाटक है, इन सब का भी प्रकाशन जोड़ा जाए और साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन जोड़ा जाए तो उसकी भी बड़ी संख्या होती है, और प्रकाशन जगत में इनकी बड़ी भूमिका होती है, बजट की दृष्टि से भी और संख्या की दृष्टि से, और इसके पाठकों की दृष्टि से या दर्शकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा होता है। अभी हम पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम डिजिटल पब्लिकेशन या प्रिंट पब्लिकेशन की ही बात कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तकें, अब जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी जहां हों तो वहां कितनी पाठ्य पुस्तकें होंगी, और प्रकाशन जगत में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की कितनी बड़ी भूमिका, कितना बड़ा शेयर है, ये आसानी से समझा जा सकता है। इसी तरह भारत बहुधार्मिक प्रवृत्ति का देश है, बहुभाषी देश है, तो उसमें धार्मिक पुस्तकें छपती हैं। मान लीजिए अंग्रेजी में छपी, हिंदी में छपी, तो उनका विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी होना चाहिए। और सभी धर्मों की पुस्तकें छपती हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें प्रतिवर्ष छपती हैं, और इसका भी बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा उद्योग है। इस दृष्टि से भी इसको देखने की, समझने की जरूरत है। भारतीय प्रकाशन जगत में सरकारी एजेंसियां कैसी गतिविधियां निभाती हैं, उसका भी एक लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत करना जरूरी है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो उसको भी लिपिबद्ध किया जाता है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो विधानमंडलों की कार्रवाई होती है, लेजिस्लेचर्स, जैसे 30 के आसपास विधानसभाएं हैं, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जैसे दिल्ली है, वहाँ एक तरह से नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में है, यहाँ भी विधानसभा है, इसकी भी कार्यवाही चल रही है। तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पुस्तकों की और गजेटियर की, एयरबुक की पब्लिकेशंस, प्रोसीडिंग्स छपती है। एक पूरा विभाग भी है, प्रभाग ही बना हुआ है भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक हिस्सा है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी का, यानी श्रव्य और विज्ञापन एवं दृश्य प्रसार निदेशालय। इसके अंतर्गत जो कार्यवाही होती है, गतिविधियां होती है, बहुत बड़ी संख्या में जितने भी विज्ञापन छपते हैं वो उससे आते हैं। इसके अलावा प्रकाशन विभाग है, INB मिनिस्ट्री का, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग है, जो बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित करता है। इसके अलावा उसकी पत्रिकाएं छपती हैं, रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी पब्लिकेशन में आता है। तो बहुत बड़ा कारोबार इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, ये ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, लेकिन वो बहुत से विश्वविद्यालयों के स्तरों पर भी टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन होता है।
हम इग्नू की ही बात करें तो बड़ी संख्या में जो हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं, जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स हैं, वो छपते हैं और भारत में और विदेशों में इग्नू की कुल संख्या 35 लाख के आसपास है। तो आप इसी से अनुमान कर लीजिए कि उन सभी को अगर हम प्रिंट मटेरियल या डिजिटल पब्लिकेशन के रूप में सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, तो कितनी बड़ी तादाद में उपलब्ध करवाते होंगे। और हमारे यहाँ 225 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, और अगर कोर्सेज को मिला लिया जाए तो ये संख्या हजारों में पहुँच जाएगी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा सेटअप इग्नू का ही है। ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उनका भी प्रकाशन होता है। जो सिलेबस बदलते रहते हैं, इसलिए पुस्तकें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ साथ NCERT की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो CBSE के पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता है। यानी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबद्ध शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स हैं, उसमें जो पाठ्य पुस्तकें छपती हैं वो NCERT के पास पाठ्य पुस्तकें छपती हैं। इसके अलावा बहुत से स्कूल बोर्ड्स ने भी अब मान लिया है कि वो NCERT की पुस्तकों को स्वीकार करेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता लाने की कोशिश के तहत। तो इस दृष्टि से संख्या इतनी बढ़ जाती है कि आप अनुमान लगाएं कि भारतीय प्रकाशन जगत में सरकारी एजेंसियां स्वतः कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बहुत सी कृतियों का, गजेटियर का, डॉक्यूमेंट्स का नोटिफिकेशन करता है, पब्लिकेशन करता है। बहुत से प्रिंट मीडियम माध्यम से आते हैं, बहुत से डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में पब्लिकेशन का कारोबार जुड़ा हुआ है। स्कूली शिक्षा बोर्ड और राज्य स्कूल बोर्ड की पुस्तकें NCERT की तरह SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस तरह से जो स्थानीय स्तर पर NCERT की तरह SCERT की पुस्तकें भी छपने लगती हैं, और बहुत से स्कूल बोर्ड ने NCERT की पुस्तकों को ही स्वीकार कर लिया। नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जिसकी स्थापना 1957 में हुई, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर पुस्तकों के प्रकाशन से जुड़ा हुआ है। बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना, पुस्तक मेले आयोजित करना उसके कार्यों में शुमार है, शामिल है। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी है, जो बड़ी संख्या में 22 भाषाओं में पुरस्कार भी देता है, उसमें लिखी गई रचनाओं को प्रोत्साहन देता है, समर्थन देता है। इसके अलावा राज्य स्तरीय साहित्य अकादमी के स्तर पर भी कार्य संपन्न होता है, चलता है। जो स्टेट साहित्य अकेडमीज हैं, वो भी बड़ी संख्या में इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनको प्रोत्साहन का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से व्यापक स्तर पर इनका कारोबार चलता है और बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन आदि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से होता है। भारतीय प्रकाशन उद्योग, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में इंडियन पब्लिकेशन इंडस्ट्री कितना कार्य करती है, इस दृष्टि से इसको देखने समझने की जरूरत है। तो इंडियन पब्लिकेशन इंडस्ट्री का कारोबार भी बहुत बड़ा है। जैसे मैंने सरकारी एजेंसियों के काम का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, उसका एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने दिया, वैसे जो निजी क्षेत्र है वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर पुस्तकों के प्रकाशन या अन्य सामग्री के प्रकाशन का कारोबार रहता है। भारतीय भाषाओं का प्रकाशन उद्योग बहुत बड़ा है। 22 भाषाओं में 22 प्रमुख भाषाएं, इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को अगर शामिल कर लें तो इनकी संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। अंग्रेजी पुस्तकों का प्रकाशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाओं का भी प्रकाशन किया जाता है, NGOs कराते हैं, और ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रकाशित कराते हैं साहित्य को। और इंटरनेशनल प्राइवेट एजेंसीज जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या में इन चीज़ों का प्रकाशन कराती हैं। तो बहुत बड़ा
कार्य है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। पुस्तक प्रकाशन की बात करें तो बड़ी संख्या में साहित्यिक कृतियों का प्रकाशन होता है। जैसा मैंने बताया 22 भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में साहित्य लिखे जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग रुचि लेकर के साहित्यिक कृतियों का सृजन करते हैं। उसके अलावा पाठकों की मांग के आधार पर पुस्तकों का प्रकाशन पुनर्प्रकाशन होता है। कुछ पुस्तकें तो कुछ महीनों में दूसरे संस्करण के लिए जो पॉपुलर पब्लिकेशंस है या बेस्ट सेलर बुक्स हैं वो बड़ी संख्या में, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो इंटरनेशनल लेवल पर हो, उनका प्रकाशन होता है। इसके अतिरिक्त साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन पुस्तकों पर मिलता है या जिन रचनाकारों को मिलता है, उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो सभी भाषाओं में उनका अनुवाद होने लगता है और इससे इसका कारोबार बहुत बढ़ जाता है, पाठकों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी तरह धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन बहुत व्यापक स्तर पर होता है। नई नई पुस्तकें धार्मिक प्रवृत्ति की भी प्रकाशित होती है और पुरानी पुस्तकों का पुनर्प्रकाशन होता है। डिजिटल फॉर्म में भी उनको प्रस्तुत करने की परंपरा बढ़ी है। इस दृष्टि से प्रकाशन का उद्योग बहुत व्यापक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बुक्स भी आती हैं। रोजगार परक और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें बड़ी संख्या में प्रकाशित होती हैं। करोड़ों विद्यार्थी रोजगार के लिए भटक रहे होते हैं। तो जो पाठ पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनका जो कारोबार है वो बहुत व्यापक है। लाखों करोड़ों में पुस्तकें छपती हैं। मनोरंजन, सिनेमा, प्रदर्शनकारी कलाएं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की पुस्तकें हैं और मनोरंजन से जुड़ी हुई है, जो इसमें सोशलाइट बुक्स भी हैं, सिनेमा की किताबें हैं और एडाप्टेशन जो होता है, बहुत सी कहानियाँ, रचनाएं अगर एक भाषा में हैं, अगर फिल्म में उनका मुद्रण प्रकाशन हुआ फिल्म के रूप में, तो वो एक नई भूमिका में आ जाती है। इसी तरह से आजकल योगा, पाक कला यानी कैसे खाना पकाने की बातें, पारिवारिक जीवन पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित होती है। इसी तरह से ईयर बुक भी प्रकाशित हो। मनोरमा का प्रकाशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, खासतौर से भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो बहुत ज़्यादा, एक तरह का रिकॉर्ड स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त आनंद बाजार पत्रिका जैसे अनेक जो है पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं जो व्यापक स्तर पर अपना प्रचार प्रसार भी करते हैं। अब तो टेलीविज़न सीरियल्स भी, टेलीविज़न चैनल्स भी बहुत से बन गए। तो यानी मल्टीपल लेवल पर ये काम करते हैं और निजी क्षेत्र हो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, बड़ी संख्या में इनकी भूमिका रहती है। समाचार पत्रों का प्रकाशन, अंग्रेजी समाचार पत्र बड़ी संख्या में प्रकाशित होने लगे। अगर हिंदी समाचार पत्रों की बात करें तो लगभग 50 करोड़ तक सारे प्रकाशन उनकी रीडरशिप होती है। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की बात करें तो एक बहुत बड़ा उद्योग है और समाचार पत्र का प्रकाशन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अनुवाद के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाता है। अनुवाद के बिना ये कार्य इसलिए नहीं संभव हो पाता है कि एक ही साथ अगर सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कोई समाचार पत्र आएगा, ये कोई मान लीजिए सरकारी एजेंसी से जो है, मान लीजिए कि पीटीआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कोई समाचार आया, ब्रेक हुआ और उसको सभी समाचार पत्र वाले उसको प्रकाशित करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अनुवाद में भी उसकी भूमिका होगी और बिना अनुवाद के वह कार्य संपन्न नहीं होगा। ये बात सही है कि शब्द सा अनुवाद समाचार पत्र में नहीं होता है, लेकिन उसका सार संक्षिप्त अनुवाद के रूप में प्रस्तुत करना होता है और इसीलिए अनुवादक की भूमिका बिना समाचार पत्र का प्रकाशन भी संभव नहीं है। प्रकाशन में अनुवाद की भूमिका क्या होती है कि अनुवाद की जरूरत क्यों है? अनुवाद की जरूरत इसलिए है कि विभिन्न भाषाओं में उसको प्रस्तुत करना होता है, तो जाहिर सी बात है कि अनुवाद आवश्यक हो गया है। चाहे वो पुस्तकों के प्रकाशन की बात हो, चाहे साहित्यिक कृतियों की बात हो, धार्मिक कृतियों की बात हो, या योग पाक कला से जुड़ी हुई या पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की बात हो, या कॉलम जो विशेष रूप से बनाए जाते हैं उनके प्रकाशन की बात हो, तब भी यह आवश्यक होता है।
अब इसमें शुरुआत कहाँ से होती है कि बहुत सी, अगर कोई चीज़ अंग्रेजी में उपलब्ध है उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, अगर कोई सामग्री हिंदी में उपलब्ध है उसे अंग्रेजी में अनुवादित करना पड़ता है। और इसका मुख्य कारण है कि भारत के संदर्भ में विशेष रूप से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क भाषा अंग्रेजी हो जाती है और इसलिए अंग्रेजी में उपलब्ध चीज़ों को अनुवादित करना होता है। या मान लीजिए हिंदी की सामग्री को अगर मलयाली भाषी लोगों तक पहुंचाना है तो अगर मलयालम में सीधा अनुवाद हो पाता है तो ठीक है, अन्यथा अंग्रेजी के माध्यम से भी वे समझ सकते हैं। इसी तरह भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद की आवश्यकता है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन अगर हो जाए, मान लीजिए हिंदी से मलयालम में, हिंदी से बांग्ला में, या बांग्ला से हिंदी में, मलयालम से हिंदी में, या तमिल से हिंदी में, हिंदी से तमिल में, तो समस्याएं सुलझ जाती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जगत में अनुवाद की इसलिए भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रैंका यानी अंतर्राष्ट्रीय जो जन संपर्क की भाषा अंग्रेजी है उसके माध्यम से यह कार्य हो, और अनुवाद उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हमने प्रकाशन जगत में अनुवाद की स्थिति और भारतीय प्रकाशन जगत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कैसे प्रकाशन होते हैं, प्रकाशन का क्या कारोबार है, प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, विश्व में दुनिया भर के प्रकाशन में भारत की क्या स्थिति है, अंग्रेजी में प्रकाशित रचना कर्म और कारोबार कितना व्यापक है, इन सभी मुद्दों पर आप लोगों के साथ बात की। आशा ही ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक नए विषय पर आपके साथ संवाद करेंगे। धन्यवाद।